Photosynthesis in higher plants, chapter number 11, new NCERT, पेज नंबर 133। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स या फिर प्रोसेसेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा ताकि इस चैप्टर की समझ आपकी बढ़ सके। पहला पैराग्राफ जो है वो थ्योरेटिकल है पूरा, और इसमें एक दो टर्म है वो मैं आपको समझाऊंगा एक्स्ट्रा। तो शुरुआत करते हैं। सभी एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं? तो वो फूड का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हुए वो ऑटोट्रॉप्स हुए, और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट में जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब ये फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, कुछ एक दो टर्म्स और एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है उसके फॉर्मेशन के लिए होता है। अल्टीमेटली जो लिविंग फॉर्म्स होते हैं अर्थ पर, वो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो लाइफ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो होता है वो प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस की वजह से है, क्योंकि उसी की वजह से ये फूड चेन बना हुआ है, सभी को खाना मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस एक, अब एनसीईआरटी ने बोला है कि 2 रीजन से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ होता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन इस प्रोसेस के हेल्प से रिलीज होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अगर ऑक्सीजन नहीं होती ब्रीदिंग के लिए तो क्या होता? तो जो भी एरोबिक फॉर्म्स हैं वो इवॉल्व नहीं हो पाते, और इस जो अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। हम इस चैप्टर में फोटोसिंथेटिक मशीनरी, वेरियस रिएक्शंस जैसे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, ये सारा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है वो हम पढ़ेंगे। किस तरह से लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है ये हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस कैसा है और क्या-क्या टर्म्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ जो बैलेंस रिएक्शन है, जो आपको एनसीईआरटी में आगे मिलेगा, और उसमें एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये जरूरी होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली भी हम समझेंगे यहाँ पर। इससे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये बनते हैं। अब कौन सा एटम किसके पास गया है वो मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। जैसे 6CO2 है तो 6CO2 में 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। तो 6 इसके जो 6 कार्बन है वो कहां पर गए? ग्लूकोज के पास। ठीक है। इसके जो ऑक्सीजन है वो 12 ऑक्सीजन है। 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास है। 6 ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के पास है, और 6 ऑक्सीजन जो है वो H2O वाले ऑक्सीजन है। ये 6 ऑक्सीजन एटम मैंने बनाया है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं जो H2O 12H2O है। तो 12H2O में 12 तो ऑक्सीजन है और 24 या फिर 24 हाइड्रोजन है। तो अब ये 24 हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 12 हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज के पास है, 12 हाइड्रोजन एटम, और उसके अलावा 12 हाइड्रोजन जो है वो किसके पास है? वाटर। ये वाटर वाले हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। बचा क्या? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, और ये जो 12 ऑक्सीजन है ये 6O2 की फॉर्म में, 6O2 की फॉर्म में ये 12 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर निकलते हैं। तो ये एक
डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। उसके अलावा एक और बात ध्यान में रखनी है हमें, यहाँ पर H2O टूटता है, तो इसकी वजह से H2O अगर ब्रेक हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करते हैं CO2 को। ठीक है, तो रिडक्शन यहाँ पर किसका हुआ है, CO2 का हुआ है, और हाइड्रोजन इसने रिलीज किया है वाटर ने, तो वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है। तो जो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो मैं बता देता हूं आपको। फोटोसिंथेसिस ये ओनली हायर प्लांट्स का है, ना कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है वो एनऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कैसा कैसा है, एक तो ये एनाबॉलिक है। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर, जैसे CO2 हो गया और H2O हो गया, तो ये मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस लार्ज मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। उसके अलावा ये एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है। रेडॉक्स प्रोसेस होता है मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये मैंने बताया आपको कि CO2 का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, CO2 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और H2O का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन रिलीज किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। ये एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। व्हाट इज एंडरगोनिक? एंडरगोनिक मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, या फिर जो प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, उसको हम बोलेंगे एंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, या फिर इसको हम अप हिल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, अप हिल प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। इसका बेसिक सा रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये एंडरगोनिक या फिर इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ये रेस्पिरेशन से किस तरह से डिफरेंट है। रेस्पिरेशन जो कि एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, डाउन हिल प्रोसेस होता है, उस तरह से उससे किस तरह से डिफरेंट है। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो CO2 होता है, इसमें जो CO2 है इसको हाइड्रोजन देना है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन भी साथ में ही जाता है। तो CO2 जो है वो क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इस वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी जो है वो इनपुट हमें देना पड़ेगा। तो इसमें एनर्जी लग रही है पूरे प्रोसेस में, तो ये क्या कहलाता है, एंडरगोनिक प्रोसेस। ओवरऑल इस प्रोसेस में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है ना, ये इस प्रोसेस का वेस्टफुल प्रोडक्ट है। बट यही इसी से एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन उनको हेल्प मिल रही है सर्वाइवल में। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजेनिक प्रोसेस होता है हायर प्लांट्स में। ठीक है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक नहीं होता। उसके अलावा इसमें दिया है कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। अब ये फिजिको केमिकल, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा, फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, या फिर इसको हम फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल मतलब लाइट एनर्जी, और केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी जो कि ग्लूकोज है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी का जो यूज है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए होता है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल प्रोसेस या फिर फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने, व्हाट डू वी नो। और जैसा कि हम पहले ही अर्लियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइट और CO2 ये सब रिक्वायर होते हैं, जैसा कि हमें रिएक्शन में भी पता चल रहा है कि CO2 भी रिक्वायर्ड है, H2O भी रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल, सनलाइट ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूव करना है, तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से
एक्सपेरिमेंट किए गए। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज से बनता है और वो फूड की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, जैसे एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। तो जहां स्टार्च होगा वहां पर आयोडीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, और जहां पर नहीं होगा वहां पर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। एक वेरीगेटेड लीफ है, एक वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ ऐसी लीफ होती है जिस पर ग्रीन पैचेस के ग्रीन पार्ट के साथ साथ वाइट या फिर येलो पैचेस भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीफ। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीफ। अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखो, एक तो या तो ये सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स थे हालांकि, बट एनसीईआरटी में कंक्लूजन इनका साथ में ही दे रखा है। तो वेरीगेटेड लीफ या फिर लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे। तो पहले इस लीफ को हमने 2 to 3 आवर्स अंधेरे में रखा, डार्क में रखा, ताकि ये डी स्टार्च हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए? डी स्टार्च हो जाए। और फिर इसको हमने किस में रखा? सनलाइट में रखा, ताकि वापस फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो हमने देखा कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वहां पर पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आया। अच्छा, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट में जो कलर आता है वो ब्लू ब्लैक कलर आता है, वो ब्लू ब्लैक कलर आता है। और जहां पर जो येलो पैचेस हैं या फिर नॉन ग्रीन पैचेस हैं वहां पर नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इस लीफ को पार्शली कवर किया गया। इस एक लीफ है जिसको पार्शली कवर किया गया ब्लैक पेपर से। एक लीफ है जिसको पार्शली कवर किया गया ब्लैक पेपर से, और इस ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद यही सारा प्रोसेस, पहले इसको डी स्टार्च किया 2 to 3 आवर्स तक डी स्टार्च किया। फिर हमने इसको वापस सनलाइट में रखा ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सके। और फिर हमने यहाँ पर स्टार्च टेस्ट देखा। तो इसमें क्या होगा? जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां पर पॉजिटिव टेस्ट आया, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आया, और जहां पर कवर्ड पार्ट था उसमें नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आया। ठीक है। अच्छा, तो इनसे कंक्लूजन क्या निकला? पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट है उससे जो कंक्लूजन निकला वो क्या था कि ये ग्रीन पार्ट है ना, जहां पर क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकला कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट थे जिसको एनसीईआरटी में दिया दिया है कि on testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green parts। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स मतलब वो क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द लीव्स, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन्होंने कंक्लूजन एक साथ दे दिया इस एक्सपेरिमेंट का, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 133 कंप्लीट हुआ। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं पेज नंबर 134। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया जो CO2 की इसेंशियलिटी को बताता है फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे जरूरी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब ली गई और टेस्ट ट्यूब में KOH सॉफ्ट कॉटन यहाँ पर रखा गया, और एक पोटेड प्लांट की लीफ को इस तरह से हाफ पार्ट इसका इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और हाफ पार्ट इसका एक्सपोज्ड रखा गया, और इस टेस्ट ट्यूब के टर्मिनल पार्ट को एयर टाइट कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई भी गैस जैसे कि CO2 नहीं आ सके। ये पोटेड प्लांट है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे KOH जो होता है, KOH सॉफ्ट कॉटन यहाँ पर रखा गया था, और KOH जो होता है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब CO2 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसको हमने सनलाइट में रखा, चाहे सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, अगर KOH नहीं, CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसका टेस्ट किया गया तो यहाँ पर नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आया और जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां पर पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट जो है वो आया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और क्लोरोफिल हो, वाटर हो, बट अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। अब एक और टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमें साइंटिस्ट के नेम्स विद ईयर याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? PISEN, प्रिस्टले, इंगेनोज, सेच, एंगलमैन और नील, ये साइंटिस्ट। अब इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हम फोटोसिंथेसिस समझते गए, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जोसेफ प्रिस्टले थे, 1733 टू 1804 तक इनका ड्यूरेशन था। इन्होंने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने बताया कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होते हैं उनमें एयर का क्या रोल होता है, एयर का क्या रोल होता है। इन्होंने ये CO2 और O2 नहीं बताया था, CO2 और O2 नाम नहीं दिया था। ये इन्होंने कब बताया था? 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। अच्छा, पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कौन से किए थे? बेल जार एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और एयर ओनली इन्होंने नाम दिया था। हालांकि अगर हम 1774 की बात करते हैं तो इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया था, ना कि ये रिवील किया था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट जो था एक्चुअली क्या था कि इन्होंने मर्क्यूरिक क्लोराइड जो था, मर्क्यूरिक क्लोराइड, सॉरी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन करवाया और इससे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में। अब देखिए इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। जैसे फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इन्होंने एक बर्निंग कैंडल और एक अलाइव माउस को रखा और इसके ऊपर एक बेल जार जो कि ग्लास जार होता है इसको इन्होंने रखा। अब जब तक यहाँ पर गैस अवेलेबल रहेगी, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, तब तक ये बर्निंग कैंडल जो है वो बर्न होता रहेगा और माउस को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो अलाइव रहेगा। कुछ टाइम के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो गई, तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर खत्म हो गई तो जो बर्निंग कैंडल है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी और जो माइस है वो भी सफोकेशन के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। फर्दर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक मिंट का प्लांट रखा, एक मिंट का प्लांट रखा और उसके अलावा एक जो कैंडल है उसको बर्न किया और उसके अलावा एक माइस इन्होंने यहाँ पर रखा इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कोई चेंज नहीं हुआ, मींस कैंडल भी बर्न करती रही, माइस भी अलाइव रहा। इसके पीछे फिनोमेना क्या रहा होगा, पहले इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं, फिर हम सोचेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट रीस्टोर टू द एयर whatever breathing mouse or breathing animal and burning candle remove। तो इन्होंने ये बताया कि प्लांट जो है वो एयर को रीस्टोर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रीस्टोर करते हैं, जो कि किसने रिमूव की थी? इन एनिमल्स ने और बर्निंग कैंडल्स ने, क्योंकि इनके जो बेसिकली इनके बर्न होने के लिए और रेस्पिरेशन में O2 रिक्वायर्ड होगी, तो ये कौन खत्म कर रहा है? माइस और बर्निंग कैंडल। उसको रीस्टोर करने का काम कौन कर रहा है? प्लांट। अब देखिए इसमें क्या फिनोमिना रहा होगा, जैसे ये बर्निंग कैंडल है और उसके अलावा ये ब्रीदिंग माउस है, इसने क्या किया होगा? CO2 रिलीज की होगी। अब ये CO2 किसने ले लिया? प्लांट ने ले लिया।
प्लांट CO2 का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और ये जो ऑक्सीजन है ये जो माइस है वो अपने रेस्पिरेशन में और उसके अलावा जो कैंडल है वो बर्निंग में यूज करेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक बात और ध्यान रख लेनी है हमें कि इन्होंने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बताया था और वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवा के इन्होंने देखा था तब। ठीक है, इन्होंने ओनली जो टर्म दिए थे वो इम्प्योर और प्योर एयर टर्म दिए थे। ऑक्सीजन और CO2 बाद में रिवील किए गए एक और साइंटिस्ट है, नाम याद नहीं रखना है, वैसे ही बता देता हूँ, लेबोजियर। उन्होंने ये बताया था कि ये जो इम्प्योर और प्योर एयर जो प्रिस्टले ने बोली है वो एक्चुअली CO2 एंड O2 है। ठीक है, तो ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन हो गया। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकैंडल, अच्छा, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड ए प्लांट। इस तरह से किया था जो हम समझ चुके हैं। रिमेंबर he would need to rekindle the candle to test whether it burns after few days. How many different ways you can think of to light the candle without disturbing the setup। मतलब बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए कैसे उन्होंने, जब जरूरत पड़ी होगी तो कैंडल जलाई होगी उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कैसे यहाँ पर उसको वापस रिकैंडल किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली उस जमाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये कैंडल हो गई, ठीक है, तो उस जमाने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई उन्होंने मतलब जैसे मैग्नीफाइंग लेंस इन्होंने यूज किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस इन्होंने यूज किया होगा। आज की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइटर का सेटअप हम छोटा सा होल करके यहाँ पर कर सकते हैं और स्पार्किंग जनरेट करवा सकते हैं जिससे हम इसको रिकैंडल करवा सकें। हालांकि एक बात और सोचने वाली है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो गई होगी, ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो गई होगी तो कभी भी वो रिकैंडल नहीं करवा पाए होंगे इसको। ठीक है, बट अगर आपसे आंसर पूछता है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो मैग्नीफाइंग लेंस से इन्होंने रिकैंडल करवाई होगी। अब देखिए, मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया था, किसने करवाया था, जेन इंगेनहोज ने 1730 टू 1799। इन्होंने ये जो सिमिलर सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने यूज किया था, जो कि जैसा कि प्रिस्टले ने किया था। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट ओनली प्रिस्टले ने नहीं किया था, ये एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जेन इंगेनहोज ने भी किया था। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ये सेटअप है पूरा, ये सेटअप हो गया जिसमें एक पोटेड प्लांट है, एक प्लांट हो गया, उसके अलावा एक माइस हो गया और उसके अलावा ये बर्निंग कैंडल हो गई। ठीक है, अब एक बार तो इसको किस में रखा, लाइट में रखा, और एक बार इसको डार्क में रखा, सेम एक्सपेरिमेंट डार्क में किया। तो ये प्लांट हो गया, उसके अलावा ये माइस हो गया और उसके अलावा ये बर्निंग कैंडल हो गई। अब देखिए, लाइट में, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो लाइट अगर इसको मिलती रहेगी तो माइस क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, माइस अलाइव रहेगा, और उसके अलावा माइस अलाइव रहेगा और उसके अलावा जो कैंडल होगी वो भी बर्निंग रहेगी। ठीक है, अगर हम इसको डार्क में रखते हैं तो इसको लाइट नहीं मिलेगी, तो माइस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और उसके अलावा कैंडल जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए, इन इन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है। वो कंक्लूजन क्या है ये देख लेते हैं हम, कि जैसे जेन इंगेनहोज showed that sunlight is essential to the plant process मतलब photosynthesis, that somehow purifies the air fouled by burning candle and breathing animals। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया
कि जो एयर फाउल की थी किसने, बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स ने, उसको वापस से प्योर करने का काम कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। एलिगेंट मतलब होता है सिंपल और ब्यूटीफुल। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जिसमें क्या किया, यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट लिया हाइड्रिला। अब देखिए मैं सेटअप एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर है, ये वाटर इन्होंने फिल किया, और एक इन्वर्टेड फनल जो है, इन्होंने थिसल फनल इसको बोलते हैं, और इसको स्टैंड से इन्होंने इस तरह से पुट कर दिया। और यहाँ पर इस फनल के अंदर इन्होंने क्या रखा था, हाइड्रिला ब्रांचेस। यहाँ पर इन्होंने हाइड्रिला रखा। हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट होता है। ठीक है, तो इन्होंने हाइड्रिला यहाँ पर रखा। अब देखिए एक और सेटअप इन्होंने किया, इसी के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब इन्होंने रख दी। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये क्या हो गई, फनल हो गई। अब हाइड्रिला फोटोसिंथेसिस करेगा, हाइड्रिला फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसके आसपास क्या होंगे, ऑक्सीजन बबल्स आएंगे। ठीक है, और ये स्मॉल बबल्स आए थे, बाद में रिवील हुआ था कि वो ऑक्सीजन बबल्स है। ठीक है, तो ये राइज अप होंगे, कहाँ पर राइज अप होंगे, इस फनल में, और फनल से ये कहाँ पहुंच जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बबल्स इनको दिखाई दिए, और बाद में पता चला कि ये जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन के थे। किसके थे, ऑक्सीजन के थे। ठीक है, तो एक बार देख लो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। एंगेनहोस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट दैट इज हाइड्रिला शोड दैट ब्राइट सनलाइट। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ था सारा, है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन बबल्स देखे गए। ठीक है, अगर इसको हम डार्क में करते हैं तो ऑक्सीजन बबल्स बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। तो स्मॉल बबल्स वर फाउंड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स while in dark they did not. Later he identified these bubbles to be of oxygen. ये किसके थे, ऑक्सीजन के थे। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि hence he showed that if it is only the green parts of plants that could release oxygen. इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ही क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। तो ये जैन इंगेनहॉस का एक्सपेरिमेंट हो गया। 1854 तक हमें ये पता नहीं था कि प्लांट ग्रो होते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सेट्स, जिन्होंने पहली बार ये एविडेंस दिया था कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और ये इसका जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। बाद में स्टडीज से पता चला कि जो ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट में, जिन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होते हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं विद इन द सेल। और इन्होंने ये पाया कि ग्रीन प्लांट्स जो होते, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं, जहां पर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से समझना है हमें। इनका ड्यूरेशन था 1843 टू 1909 तक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रिज्म की हेल्प से, एक प्रिज्म की हेल्प से ये प्रिज्म ले लिया, और प्रिज्म की हेल्प से व्हाइट लाइट को इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में जो कि क्या होते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसको ब्रेक किया। अब देखिए इन्होंने एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर लिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया हो गए, इनका सस्पेंशन या फिर घोल बना लिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखिए इस सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में इन्होंने
जो ग्रीन एल्गा होता है उसको डाला, ग्रीन एल्गा यहाँ पर डाला, और इस ग्रीन एल्गा का नाम था क्लेडोफोरा। ठीक है, तो इस क्लेडोफोरा को इसके ऊपर रखा, क्लेडोफोरा को। अब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं VIBGYOR, विबग्योर, ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं इनके, तो इन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया थे वो ब्लू और रेड रीजन में इकट्ठे हुए। ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर इकट्ठे हुए, ब्लू और रेड रीजन में इकट्ठे हुए। सबसे कम कहाँ थे, ब्लू रीजन में, सॉरी ग्रीन रीजन में। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा O2 रिलीज की गई होगी, ठीक है, और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा O2 रिलीज की गई होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता देता हूँ, बाद में हम इसको देखेंगे डिटेल में। जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस और जो वेवलेंथ है, इनके बीच का जो ग्राफ होता है, फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ के बीच का जो ग्राफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर किस वेवलेंथ पर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ, किस वेवलेंथ को कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उनके बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, यहाँ पर वेवलेंथ हो गई और एब्जॉर्प्शन बाय ए पिगमेंट, एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मैंने इसको रफली बना लिया विबग्योर, तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ पर थे, इस रीजन में थे, ब्लू वाले रीजन में थे, और उसके अलावा कौन से रीजन में थे, रेड वाले रीजन में थे। ठीक है, VIB को हम ब्लू रीजन मान लेते हैं और YOR को हम रेड रीजन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में बनाता हूं तो वो इस तरह का आएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यूजिंग ए प्रिज्म, है ना, इन्होंने क्या किया था, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा, इल्यूमिनेटेड मतलब उस पर लाइट डाली क्लेडोफोरा पर। ठीक है, और जो कि किस में रखा हुआ था, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में रखा गया था। बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। ठीक है, बैक्टीरिया वहां पर मिले जहां पर O2 इवॉल्व हो रही थी, मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया मेनली ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में इकट्ठे हुए, और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना, ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए का भी एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो लगभग मिलता जुलता आता है। अभी मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम बताया, ये किस किस के बीच में ग्राफ होता है, वेवलेंथ और फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच का ग्राफ होता है। और ये किससे रिजेंबल करता है, रफली रिजेंबल द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट्स पर दिखाते हैं, ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ लाइट पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में फोटोसिंथेसिस जो है उसके की फीचर्स हमें पता चल गए थे, और प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर, ये हमें पता चल गया था। एक एम्पेरिकल इक्वेशन जो है टोटल प्रोसेस का, ये दिया गया था, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। CO2
और H2O एक्ट करके लाइट के प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इवोल्यूशन जो है वो करते हैं। ठीक है। और CH2O यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CH2O रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। एक और जो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, कॉर्नेलियस वैन नील। ठीक है। इनका ड्यूरेशन था 1897 टू 1885। ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। ये माइक्रोबियल फोटोसिंथेसिस या फिर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते थे। तो इन्होंने एक तुक्का लगाया था। ठीक है। इन्होंने इनकी स्टडीज के बेसिस पर, इन्होंने जो बेसिकली किस पर स्टडी कर रहे थे, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है ना। सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहाँ पर H2O होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। बट ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यहाँ पर स्टडी करते थे। तो इन्होंने ये देखा कि मेरे वाले फोटोसिंथेसिस में ये H2S इसके हाइड्रोजन दे रहा है और CO2 को रिड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हायर प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस है उसमें भी हाइड्रोजन कौन देता होगा, कहाँ से आता होगा? वाटर से आता होगा। तो ऐसा उन्होंने एक मतलब आइडिया प्लांट फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वालों को दिया। ठीक है। और इनको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे H2A प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट 2A प्लस CH2O एंड H2O। इसको मैं लिखकर बता देता हूँ। जैसे 2H2A, ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं सल्फर मान लेता हूँ 2H2S प्लस CO2 और गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो ये टूटा होगा, तो ये अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है ना और सल्फर यहाँ पर आया होगा। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ने किसको रिड्यूस किया है? CO2 को रिड्यूस किया है। और अगर मैं इसमें सल्फर कितने हैं H2S में? 2 सल्फर हैं। ठीक है। तो वो 2S है ना, या फिर इसको ऐसे लिख रहा हूं। और CH2O ये कार्बोहाइड्रेट बना और ये H2O बना। ठीक है। H2O यहाँ पर बना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि सल्फर जो था वो बेसिकली किसके पास था? H2S के पास था और उसी से एज ए बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बना। ठीक है। तो अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो H2O इज द हाइड्रोजन डोनर इज ऑक्सीडाइज टू O2 है ना। ये ग्रीन प्लांट्स में H2O हाइड्रोजन डोनर होता है जो कि ऑक्सीजन की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने हाइड्रोजन रिलीज करके। कुछ ऑर्गेनिज्म O2 रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। व्हेन H2S, जैसा कि मैंने बताया, इंस्टीड इज हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना। एंड द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। तो ये जो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं सल्फर या फिर सल्फर वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि H2S ही होता है, सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है। तो इन्होंने इन्फर किया। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि सजेस्ट किया कि O2 जो है ग्रीन प्लांट्स में H2O से आता है, ना कि CO2 से आता है। बाद में ये प्रूव हुआ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के द्वारा है ना। और ये प्रूव किया था रूबेन एंड कामेन ने। रूबेन कामेन और उसके को वर्कर्स ने, है ना, जो कि हैसिड थे, तो उन्होंने ये बताया। करेक्ट इक्वेशन जो आया वो क्या था यहाँ पर, जैसा कि मैंने क्लास के फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। यहाँ पर 6 CO2 है। वापस मैं एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ। H2O in the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ठीक है। तो इन्होंने जो आइसोटोप यूज किया था
इन्होंने जो आइसोटॉप यूज़ किया था वो ऑक्सीजन 18 यूज़ किया था। उन्होंने ऑक्सीजन 18 यूज़ किया था। तो ऑक्सीजन 18 इन्होंने यूज़ किया तो ये पाया कि जो रेडियो आइसोटॉपी दिखी वो कहाँ पर दिखी? ऑक्सीजन में। ठीक है, इन्होंने वाटर वाले ऑक्सीजन को लेबल किया तो आइसोटॉपी जो है यहाँ पर दिखी है। एक बार और मैं एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर 6CO2 है तो इसके कार्बन 6 कार्बन ग्लूकोज के पास गए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें ऑक्सीजन 12 है, 12 है, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ये है, लिख भी देता हूँ। 6 कार्बन एटम यहाँ पर है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और उसके अलावा 6 ऑक्सीजन जो है वो H2O के पास है। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ वाटर की, वाटर इसमें 24 हाइड्रोजन है। 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज के पास है, 12 हाइड्रोजन वाटर के पास है। बचे क्या? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन है जो कि 6O2 की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हुए हैं। ये 12 ऑक्सीजन जो है। अब देखिए इससे हमें प्रूव हो गया कि क्योंकि हमने आइसोटॉप जो यूज़ किया था ऑक्सीजन का हैवी आइसोटॉप, वो हमने वाटर वाला किया था, और एज ए बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन निकली उसमें हमें आइसोटॉपी जो है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली। तो हम ये बता सकते हैं, ये प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आता है, ना कि CO2 से आता है।